1971 में अमेरिका ने दुनिया से किया गया अपना वादा तोड़ दिया। उसने डॉलर के गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया और ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट यकतरफा तौर पर डिसमेंटल कर दिया। लॉजिकली देखा जाए तो इसके बाद डॉलर की अजारादारी खत्म हो जानी चाहिए थी और दुनिया को उसे तर्क कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके बिल्कुल बरअक्स डॉलर पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर वापस लौटा। इसलिए नहीं कि वो स्टेबल था या डॉलर पर दुनिया का एतमाद मजबूत था, बल्कि डॉलर सिर्फ इसलिए वापस आया क्योंकि अमेरिका ने दुनिया को फांसने का एक नया जाल बुन लिया था। इस मर्तबा सोने के जरिए नहीं बल्कि तेल के जरिए। इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह अमेरिका खुद तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से दूर रहा, लेकिन आखिर में माले गनीमत का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका ने ही समेटा। जंग से तबाहाल यूरोप की रीबिल्डिंग के नाम पर किस तरह अमेरिका ने ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम करने की एक घिनौनी साजिश रची, और ये सब किया गया डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बनाकर, जबकि इस नए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को ब्रेटन वुड्स सिस्टम का नाम दिया गया। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक खुफिया एग्रीमेंट करके हर मुल्क की इकोनॉमी को डॉलर के साथ प्लेज कर दिया था। ये अब सिर्फ एक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं रहा था, बल्कि ये एक ग्लोबल रैंसम बन चुका था। उस एक लम्हे के बाद जो मुल्क भी सरवाइव करना चाहता था उसे अमेरिका के रूल्स के मुताबिक खेलना पड़ता था, और जो इनकार करता उसे मिलती सैंक्शंस, गला घोंटने वाला IMF का शिकंजा और फाइनेंशियल ब्लैकमेलिंग या फिर एक भयानक जंग। डॉलर अब सिर्फ करेंसी नहीं रहा था, बल्कि ये एक ऐसा मोहलक हथियार बन चुका था जिससे अमेरिका दुनिया फतह करने निकल पड़ा था। जब निक्सन ने 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया तो अमेरिका को एक भयानक सूरत हाल का सामना था, क्योंकि अगर डॉलर के पीछे अब सोना नहीं रहा था तो दुनिया आखिर उस पर इन्वेस्ट ही क्यों करेगी। और इस सवाल का जवाब डिप्लोमेसी से तलाश नहीं किया गया, बल्कि ये जवाब आया सहरा में किए गए एक सीक्रेट एग्रीमेंट से। दरअसल 1974 में अमेरिका ने सऊदी शाही खानदान आले सऊद के साथ एक खुफिया एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट की शराइत बहुत सादा सी, मगर दुनिया को कई दहाइयों के लिए बदल देने वाली थी। इस एग्रीमेंट के मुताबिक सऊदी अरब अपने तेल की तमाम तिजारत सिर्फ अमेरिकन डॉलर में करेगा, और बदले में अमेरिका उन्हें हथियार, फौजी तहफ़्फ़ुज़ और आले सऊद के इक़्तिदार के बका की ज़मानत देगा। सऊदी अरब के बाद जल्द ही तमाम ओपेक मुमालिक, जिनमें ज़्यादातर अरब ही थे, उन्होंने भी यही तरीका अपना लिया। अब ऑयल जो दुनिया की इकोनॉमी की शारक था, सिर्फ डॉलर में ही खरीदा जा सकता था। चाहे आप जर्मनी, भारत, ब्राज़ील या जापान हो, अगर आपको तेल चाहिए तो आपको डॉलर ज़ख़ीरा करना पड़ेगा, और इसी निज़ाम को पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा गया। इस एग्रीमेंट ने डॉलर को अमेरिका का एक ताकतवर हथियार बना दिया। अमेरिका अब जितना चाहे करेंसी छाप सकता था, जितने चाहे कर्जे ले सकता था, और दुनिया उसे ऐसे कबूल करती जैसे ऑक्सीजन। फेडरल रिजर्व डॉलर प्रिंट करे और बाकी दुनिया उसे कमाने के लिए मुशक्कत करे। ये एक शानदार जाल था, मगर दुनिया के लिए इसके नताइज भी उतने ही ज़्यादा संगीन थे। जो मुल्क इस सिस्टम को चैलेंज करता, जो भी लीडर तेल को किसी दूसरी करेंसी में बेचने की कोशिश करता, वो सिस्टम के लिए खतरा बन जाता और सिस्टम उसे ख़त्म कर देता। आप सद्दाम हुसैन से पूछ लें, जिसने सन 2000 में अपना ऑयल यूरो में बेचने का ऐलान किया था, या फिर मुअम्मर कज़ाफ़ी को देख लें, जिसने अफ्रीका के लिए सोने पर मबनी गोल्ड दिनार की तजवीज़ दी थी। इन दोनों की हुकूमतें ख़त्म कर दी गईं और उन्हें कत्ल कर दिया गया। ज़्यादातर एम्पायर्स टैक्स, फतूहात और कॉलोनियल सिस्टम से अपना फैलाव मुमकिन बनाती हैं, लेकिन अमेरिकन एम्पायर ने एक शातिराना रास्ता तलाश कर लिया था। उसने पेट्रो डॉलर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए अपनी डोमिनेंस को फाइनेंस किया था, क्योंकि जब दुनिया का कोई भी कंट्री ऑयल या ग्लोबल ट्रेड के लिए डॉलर इस्तेमाल करता है तो उस पर अमेरिका को एक एक्सक्लूसिव कंट्रोल मिलता है,
वॉशिंगटन को डॉलर कमाना नहीं पड़ते, बल्कि वो दुनिया की इस रिजर्व करेंसी को जितना चाहे प्रिंट कर सकता है। इसका सादा सा मतलब ये है कि अमेरिका जंगें, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, बगावतें, प्रॉक्सी वार्स और बैरूनी इमदाद अपने अवाम के टैक्स या बजट से नहीं बल्कि प्रिंटिंग मशीन से चला सकता है। और यकीन करें, दुनिया में कोई भी मुल्क अपनी इकोनॉमी को तबाह किए बगैर ये नहीं कर सकता सिवाय अमेरिका के। अमेरिका इराक पर चढ़ाई कर सकता है, युगोस्लाविया को बमबारी का निशाना बना सकता है, अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकता है, चाहे उसका अपना बजट खसारे में ही क्यों ना हो। सन 2001 से 2022 तक अमेरिका ने सिर्फ बैरूनी जंगों पर $8 ट्रिलियन से ज़्यादा खर्च किए हैं और ये तमाम जंगें ज़्यादातर लोन्स लेकर फाइनेंस की गई हैं। एक ऐसा कर्ज जो उसे कभी वापस ही नहीं करना, बस उसे प्रिंट करना है। माशी माहिरीन इसे एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज यानी हद से ज़्यादा अजारादारी कहते हैं और ये दुनिया के लिए इंतहाई मोहलक है। जैसा कि फ्रांस के सदर वैलेरी जिस्कार्ड d'Estaing ने 1965 में कहा था कि ये एक ऐसा फ़ायदा है जो सिर्फ अमेरिका को हासिल है और बाकी दुनिया में किसी और मुल्क को नहीं। जब अमेरिकन्स को सड़कें, हथियार और सब्सिडीज मिलती हैं तो बाकी दुनिया को महंगाई का बोझ उठाना पड़ता है और इसे डॉलर इन्फ्लेशन कहा जाता है। यह निज़ाम वाकई जहानत का एक शाहकार था, लेकिन यह एक इंटरनेशनल फ्रॉड भी था, जहां सिर्फ एक प्रिंटर का मालिक बादशाह बन सकता है और बाकी सब सिर्फ उसकी नौकरी कर रहे हैं। पेट्रो डॉलर ने दुनिया को डॉलर इस्तेमाल करने पर मजबूर किया, तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने यकीनी बनाया कि दुनिया हमेशा अमेरिकन कर्ज में डूबी रहे। ये अदारे 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बने थे, लेकिन इनकी असल ताकत तब सामने आई जब गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ। अब ये सिर्फ कर्ज देने वाले इदारे नहीं रहे थे, ये अमेरिकन इकोनॉमिक पावर के एजेंट बन चुके थे। जब भी किसी मुल्क को कर्ज का बहरान, महंगाई या करेंसी की डिवैल्यूएशन का सामना होता तो हल सिर्फ एक ही था, IMF से रुजू करना। लेकिन IMF मदद के साथ आती थी सख्त शराइत, और ये शराइत अवाम की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि अमेरिकन सरमायाकारों, कॉरपोरेशंस और स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती थी। IMF पैकेज लेने वाले कंट्रीज से फूड, फ्यूल और हेल्थ पर दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म करने का कहा जाता कि कौमी इदारे प्राइवेट कंपनीज को बेचो, और वो भी अक्सर मगरबी कंपनीज होती या फिर उन्हीं के एजेंट्स। करेंसी को डिवैल्यू करने का मुतालिबा किया जाता ताकि बरामदात सस्ती हो जाएं। मार्केट्स खोलो ताकि गैर मुल्की सरमायाकार आसानी से दाखिल हो सकें। वर्कर्स के हुकूक कम करो, यूनियंस को कुचल दो ताकि वेस्टर्न इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा सके। और ये फार्मूला स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कहलाता, जो कि ग्लोबल साउथ के लिए किसी सजाए मौत से कम नहीं। अर्जेंटीना, जो एक ज़माने में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता था, उसने 1990 की दिहाई में IMF से सिर्फ एक कर्ज लिया और फिर महज 10 साल में मुल्क दिवालिया हो गया। 2002 तक इस मुल्क में गुर्बत की शरह 57% तक पहुंच चुकी थी। घाना और ज़ैम्बिया पर तालीम और सेहत के फंड्स काटने का दबाव डाला गया, जिसके नतीजे में 1980 और 90 की दिहाई में पब्लिक सर्विस ज़मीन बोस हो गई थी। इंडोनेशिया को 1997 के एशियाई फाइनेंशियल बहरान में IMF के कहने पर खुराक की सब्सिडी ख़त्म करना पड़ी और सिर्फ चंद ही हफ्तों में कीमतें आसमान को छूने लगी और सड़कों पर फसादात फूट पड़े। पाकिस्तान तो आज भी IMF के जाल में फंसा हुआ है और इंतहाई सख्त शिकंजे में है, जिसे महंगाई, एनर्जी क्राइसिस और करेंसी क्रैश का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में ये सब कुछ IMF प्रोग्राम्स की वजह से हुआ है और आजकल पाकिस्तान के इंतहाई कीमती रेयर अर्थ मिनरल्स पर नजरें गाड़े हुए है ये अमेरिकन एजेंट IMF। हर बार कहानी एक जैसी ही रही है, यानी बहरान आता है जिस पर IMF आता है और फिर इलाज मर्ज से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। आप IMF की पूरी हिस्ट्री खंगाल कर देख लें, आपको हर जगह यही पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे कि नोआम चॉम्स्की ने कहा था कि IMF कोई फलाही इदारा नहीं बल्कि ये बड़ी इकोनॉमिक पावर्स का एक हथियार है जो सिर्फ उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक भी बज़ाहिर तरक्याती मंसूबे फंड करता है, लेकिन ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकन कंपनीज को ही दिए जाते हैं।
कर्जों के जरिए मुल्क को जकड़ लिया जाता है और ऐसी रिफॉर्म्स की डिमांड की जाती हैं जो मकामी सनतों को तबाह कर देती हैं। ये कोई चैरिटी नहीं है बल्कि फाइनेंशियल कॉलोनियलिज्म है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज मारियाती गुलाम बने हुए हैं। अब कॉलोनियल पावर्स बंदूक और झंडे लेकर नहीं आती बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स, स्प्रेडशीट्स और वाशिंगटन की पुष्टपनाही के साथ आती हैं। पेट्रो डॉलर के सिस्टम के मुकम्मल निफाज के बाद जब अमेरिका को यह समझ आ गया कि डॉलर अब सिर्फ करेंसी ही नहीं बल्कि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, तो उसने जंग की एक नई किस्म दरियाफ्त की, फाइनेंशियल वॉरफेयर। क्योंकि दुनिया में होने वाले हर डॉलर ट्रांजैक्शन, चाहे वो टोक्यो, बर्लिन, कराची या लागोस में हो, ये बिल आखिर अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम से ही होकर गुजरती है। डॉलर की तमाम ट्रांजैक्शंस को इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क, स्विफ्ट और फेडरल रिजर्व का क्लियरिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, जबकि इन नेटवर्क्स पर कंट्रोल के जरिए अमेरिका वो कर सकता है जो आज तक की हिस्ट्री में कोई और एम्पायर नहीं कर सकी, यानी बगैर गोली चलाए किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर देना। और इस मॉडर्न जंग का सबसे बड़ा हथियार है अमेरिकन सैंक्शंस। चले एग्जाम्पल से समझते हैं। ईरान को 2012 में स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया। ऑयल एक्सपोर्ट्स जो ईरान की आमदन का 80% थी, रातों रात तबाह हो गई। ईरानी रियाल एक साल में 60% डिवैल्यू हो गया। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया को तकरीबन तमाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से कट ऑफ कर दिया गया। अमेरिकन सैंक्शंस ने एनर्जी से लेकर अद्वियात तक नॉर्थ कोरिया के लिए सब कुछ ब्लॉक कर दिया। उधर वेनेजुएला के सदर मदुरो ने जब अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया तो वाशिंगटन ने वेनेजुएला के $7 बिलियन के ज़खायर मुंजमद कर दिए और गैर मुल्की तिजारत भी बंद कर दी। नतीजा इंसानी बहरान की सूरत में निकला। रूस के 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद उसके $300 बिलियन के ज़खायर मुंजमद कर दिए गए और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा मालियाती कब्जा था। कई रशियन बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया। ये एक मुकम्मल माशी जंग थी और वाशिंगटन का पैगाम बिल्कुल साफ था, अगर तुम हमारे खिलाफ गए तो हम तुम पर बम नहीं गिराएंगे बल्कि बैंक बंद कर देंगे। हत्ता कि अमेरिकन इत्तेहादी भी इससे महफूज नहीं। फ्रेंच बैंक BNP पर 2014 में $9 बिलियन का जुर्माना आयद किया गया, सिर्फ इसलिए कि उसने अमेरिकन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की थी। लेकिन आज दुनिया सवाल उठाने लगी है कि अगर कल अमेरिका हम पर भी सैंक्शन लगा दे तो क्या होगा। और यही सवाल अमेरिकन अजारादारी के खिलाफ एक आलमी बगावत की बुनियाद बन गया है, जिसे डी-डॉलराइजेशन का नाम दिया गया है, यानी अमेरिकन मालियाती गलबे से आज़ादी की जिद्दोजहद। अमेरिका ने सिर्फ एक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं बनाया बल्कि उसने अजारादारी का एक सिस्टम डेवलप कर रखा है, जिसे इंटरनेशनल ट्रेड, रूल बेस्ड ऑर्डर, फ्रीडम और डेमोक्रेसी के नारों में लपेट कर दुनिया के सामने पेश किया गया। लेकिन इन तमाम नारों के पीछे घिनौनी साजिशें कार फरमा थी, जिन्हें IMF जैसे इदारों ने नाफिज किया, पेट्रो डॉलर ने ताकत दी और अमेरिकन मिलिट्री माइट ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। जैसे कि रियलिस्ट स्कॉलर जॉन मेशमार लिखते हैं कि ग्रेट पावर्स दौलत के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल के लिए माशी गलबे की कोशिश करती हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल ही वो असल तरीका है जिसके ज़रिए एम्पायर्स बग़ैर कब्ज़े के दूसरों से ताबेदारी करवाती हैं। और नोम चॉम्स्की ने तो बहुत ही सादा अल्फाज में मॉडर्न ग़ुलामी के इस निज़ाम की वजाहत की है। चॉम्स्की के मुताबिक IMF और वर्ल्ड बैंक ना तो जमहूरियत लाते हैं और ना ही तरक्की, बल्कि वो तो ऐसी मार्केट्स लाते हैं जो मगरबी सरमायादारों के कब्ज़े में होती हैं। यह है डॉलर डोमिनेंस का असल चेहरा, एक ऐसी करेंसी जो सोने से नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग से ताकतवर बनी है। अमेरिका, जिसने अरबों को उनकी हुकूमतें गिराने के खौफ से डराया, धमकाया और फिर उन्हीं के ऑयल पावर के बलबूते पर पूरी दुनिया को ज़ेर किया, लेकिन फिर भी वही अरब हुक्मरान आज एक अमेरिकन गुलाम से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखते। एक ऐसा निज़ाम जहां अमीर ममालिक की तरक्की की कीमत गरीब ममालिक अदा करते हैं, जहां डॉलर को चैलेंज करना बगावत नहीं बल्कि खुदकुशी बन जाता है। लेकिन आज ये दौर बदल रहा है और अमेरिकन गुलामी टूट रही है। ब्रिक्स कंट्रीज अपने इदारे बना रहे हैं, रूस और चीन लोकल करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, दुनिया भर के मरकजी बैंक अमेरिकन बॉन्ड्स बेच रहे हैं। दुनिया जाग रही है,
طاقت کے نظام میں دراڑیں بڑھ رہی ہیں اور ڈالر کی سلطنت اب ناقابل شکست نہیں رہی ہے۔ لیکن اس سب پر ہم تفصیل میں چرچا کریں گے اس سیریز کے اختتام پر کہ کیسے ڈی ڈالرائزیشن ہر سیکنڈ بڑھتی جا رہی ہے، کیسے ایک عالمی بغاوت پنپ رہی ہے اس امریکن امپائر کے خلاف جو صرف ایک پیپر کرنسی پر قائم ہے۔ یاد رکھیں، کاغذ پر کھڑی ہونے والی سلطنتیں ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی، لیکن اس عالمی بغاوت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے امریکہ کے اس سے بھی بھیانک روپ کو دیکھنا ہوگا۔ تو ہماری اس انویسٹیگیٹو سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم ڈگ ڈاؤن کریں گے آئل وارز کو۔ ہم جانیں گے کہ ان جنگوں کی حقیقت کیا ہے جنہوں نے ڈیموکریسی اور ٹیررزم کے نام پر ڈالر کی حفاظت کے لیے دنیا کے لیڈرز کو قتل کیا، وہ لیڈرز جو ڈالر سے آزادی چاہتے تھے لیکن جھوٹے الزامات کے نیچے دفن کر دیے گئے۔ سو اسٹے ٹیون۔